नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज देख रहे हैं। ये एमसीक्यू आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से। और ये आपके यूपी पीसीएस आरओ या री एग्जाम बीईओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज है। अभी तक हम लोग 120 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपकी स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे हैं। आप यहाँ पे कांटेक्ट करके हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का। हाउ मेनी कंट्रीज डज द इक्वेटर पास थ्रू? भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? ठीक है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में ना फैक्चुअल क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अब देखिए इक्वेटर, आप एक चीज पहले चीज तो समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारी धरती हो गई। तो इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने ड्रॉ कर दी है 0 डिग्री पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब इक्वेटर जो आपकी होके गुजरती है वो आपकी 13 देशों से होके गुजरती है। 13 कंट्रीज हैं। एक बार आप इसको मैप में जरूर देख लीजिएगा, आपको काफी कुछ जो है समझ में आएगा। 13 देशों से होके गुजरती है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमारा ऐसा कौन सा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जहां से भूमध्य रेखा होके गुजरती है? पहली चीज तो इंडिया से ये नहीं निकलती है, ठीक है। भारत से होके नहीं गुजरती इक्वेटर आपकी। भारत का एक पड़ोसी देश है मालदीव, जिसके बारे में आपने सुना होगा, भी पीछे कंट्रोवर्सी भी हुई थी मालदीव को लेके। मालदीव से पास होती है आपकी इक्वेटर भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिटवीन विच टू कंट्रीज इज द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर लोकेटेड? गिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? ठीक है। आपकी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर की बात हो रही है, ठीक। तो पहली चीज तो आप एक बार ये समझ लो, स्ट्रेट होता क्या है, ठीक है। स्ट्रेट होता है, मान लो अगर कोई एक छोटी वाटर बॉडी है आपकी, ठीक है, वो दो बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट कर दी। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान लो ऐसे समझते हैं। देखिए ये आपका कुछ लैंड हो गया, ठीक है। फिर अच्छा, इसका आंसर पहले देख लीजिए। इसका जो आंसर है वो है स्पेन और मोरक्को, ठीक है। स्पेन और मोरक्को के दो देशों के बीच में ये लोकेटेड है। मान लीजिए ये देश हो गया आपका स्पेन, ठीक है, लैंड मास होगा। तो ये हो गया आपका मोरक्को। सिर्फ समझने के लिए आपको समझ, ठीक है। इधर जो है आपकी, ये है आपकी मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है, ठीक। और इस साइड आपकी पड़ेगी अटलांटिक ओशन। क्या पड़ेगी? अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। तो जो बीच का आपका ये वाटर बॉडी, देखिए इधर भी आपका पानी है, इधर भी आपका पानी है, ठीक। बीच में भी आपका थोड़ा थोड़ा पानी होगा। तो आप ये समझिए जो बीच में छोटी सी जगह है ना जहां पे थोड़ा सा पानी है, वो क्या कनेक्ट कर रहा है? एक बड़ी वाटर बॉडी, एक सागर को कनेक्ट कर रहा है, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर को, किसके साथ में? अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर के साथ में। तो जो बीच का रीजन है ना जहां पानी होगा, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा स्ट्रेट, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रेट है? ये है आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है। गिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ठीक है। ये चीज जो है ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पे भी स्ट्रेट की बात होती है वहां से क्वेश्चन आता है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट पड़ता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। When was the Ganges dolphin declared as the national aquatic animal of India? गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कब घोषित किया गया था? तो देखिए ये घोषित किया गया था आपका 2009 में। कब? 2009 में घोषित किया गया था, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका डॉल्फिन है ये पाई कहाँ जाती है? आपके फ्रेश वाटर में पाई जाती है। मतलब जितनी भी नदियां हैं ना आपकी, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, यहाँ पे आपको डॉल्फिन मिलेगी। और इसका नाम क्या है? गैंजेस डॉल्फिन, इंग्लिश में गैंजेस, हिंदी में गंगा डॉल्फिन बोला जाएगा, ठीक है। एक डॉल्फिन आपको समुद्र में भी मिलती है, ठीक है। लेकिन वो वहां का जो पानी है वो थोड़ा सा खारा पानी है, ठीक है, नमकीन पानी होता है। तो ये जो गैंजेस डॉल्फिन है ना गंगा, ये आपकी समुद्र में नहीं रह सकती। इसको कहाँ रहना? एकदम फ्रेश वाटर में रहना, जो नदियों का पानी होता है, ठीक है। पहली चीज तो ये समझिए। दूसरी चीज है, ये आपकी देख नहीं सकती, ये ब्लाइंड होती है, ठीक है, इनको दिखता नहीं है। अब ये शिकार कैसे करेंगी? छोटी मछली को कैसे खाती हैं? ये एमिट करती हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। कौन सी? अल्ट्रासोनिक, ठीक। अल्ट्रासोनिक साउंड जो एमिट करती हैं, अब उससे होता क्या है, ये आगे मान लो कोई मछली आ रही तो उससे टकरा के जो आपकी ये साउंड होगी ये वापस आएगी इनके पास में। जब वापस आती तो इस हिसाब से अंदाजा लगा लेती है कि कितनी दूर पे हमारा शिकार है, और फिर जाके उसको ये खा लेती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और देखिए, इनको लेके जो जहां रहती हैं, जो इनका हैबिटेट है, उसको लेके खतरे भी हैं। खतरे बहुत सारे बन रखे हैं। पहली चीज तो प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो प्रदूषण में तो आप समझिए कि कोई भी जीव नहीं रह सकता। इंसान को भी अगर आप बहुत ज्यादा प्रदूषित एरिया में जाके छोड़ दोगे ना तो वो भी नहीं रह सकता।
तो ऐसे ही आपकी डॉल्फिन भी है, गैंजेस डॉल्फिन है। फिर साथ साथ में हम आप एक चीज और समझिए, डैम जो है बांध तो बहुत जगह पे बन रखे हैं। अब डैम से क्या होता है ना, पानी का जो फ्लो है उसको रोक दिया जाता है या किसी दूसरी दिशा में भेज दिया जाता है, तो उस वजह से भी ना इनका जो हैबिटेट है उस पर काफी खतरा है। कभी कभी क्या है, ये जो कैनाल नहर बनाई जाती है डैम बना के, ठीक है, किस लिए, सिंचाई के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, कि जो किसानों को पानी मिल सके। काफी बार ऐसा हुआ है कि जो डॉल्फिन है वहां भी पाई गई है, क्योंकि डैम बना हुआ है, पानी का दिशा बदली गई, वहां से दूसरी जगह चली गई, वहां पे अगर चली जाती तो वहां पे क्या है, इनकी जान को भी खतरा है। तो इस वजह से ये इनके साथ में ये पूरा इशू है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बिरहोर ट्राइब इज फाउंड इन विच स्टेट? बिरहोर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके झारखंड में, ठीक है। ट्राइब वाला जो भी क्वेश्चन है उसको तो याद कर लीजिए, बिरहोर ट्राइब कहाँ पे है, झारखंड में। पिछले वीडियोस में भी मैंने ट्राइब के बारे में आपको काफी क्वेश्चन जो थे बताए हुए हैं। अभी क्या बात करनी, बिरहोर ट्राइब, बिरहोर ट्राइब कहाँ पे, आपकी झारखंड में, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन लेंथ? निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा की लंबाई सबसे कम है? ठीक है, तट रेखा की बात हो रही है, कोस्ट लाइन की बात हो रही है। अब देखिए, पहली चीज तो मैं आपको समझाता हूं कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो जिनकी आपकी सीमा जो है वो आपकी समुद्र से मिलती है, जो कोस्टल आपके स्टेट्स हैं, ठीक है, तटीय राज्य हैं आपके। टोटल है 9 राज्य, कितने, 9 स्टेट्स हैं। एक बार समझते हैं, ठीक है। ठीक, एक बार एग्जाम्पल के तौर, पहला तो हो गया आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात है। फिर है आपका महाराष्ट्र, याद कर लीजिएगा। फिर है आपका गोवा, ठीक। फिर है आपका कर्नाटका। फिर है आपका केरला, ठीक। टोटल आप ये देखिए, पश्चिमी दिशा में, पश्चिमी तट पे कितने हो गए, 5 राज्य हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और ये हो गया आपका केरला, ठीक है। फिर इधर आता है आपका तमिलनाडु, ठीक। फिर आपका आएगा आंध्र प्रदेश। फिर होगा आपका उड़ीसा। फिर जो है इधर पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल। टोटल आपको 9 राज्य दिख रहे होंगे, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, फिर आपका कर्नाटका हो गया, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, टोटल 9 राज्य हैं। और सबसे बड़ी सीमा जो है, सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन लेंथ है वो है आपकी गुजरात की, ठीक है, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी जो है आपकी वो है आपकी गोवा की, ठीक है। सबसे बड़ी आपकी गुजरात की, सबसे छोटी जो है वो गोवा की है। लेकिन पूछा ये जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से बताइए इसमें किसकी छोटी है, ठीक। कौन कौन सा बोला गया है, केरला बोल दिया गया है, कर्नाटका बोल दिया गया है आपका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो जो सबसे छोटी है ना। अब देखिए, ये जो है फैक्ट आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, मैप में देखना पड़ेगा। मैप को देख के भी एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते कि इन ऑप्शंस में से किसकी छोटी है। तो अलग अलग जब आप तैयारी करते हैं ना, जब आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नोट्स पढ़ेंगे, उसमें आपको अलग अलग जगह पे क्या होगा, लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन से राज्य की कितनी आपकी कोस्ट लाइन लेंथ है। उसको एग्जैक्ट याद नहीं करना, बस एक कंपैरिजन के तौर पे बैठा लेना है, ठीक है। तो सबसे आपकी जो कम है वो गोवा की है, फिर सेकंड नंबर पे जो सबसे कम है, सेकंड नंबर वो पश्चिम बंगाल की है, फिर जो है फिर वो कर्नाटका की है। तो ऐसे भी देखा जाता है। तो इन ऑप्शंस में किसकी हो गई सबसे कम, तो वो हो गई कर्नाटका की। तो ये आपको जो नोट्स है ना, जब सिस्टमैटिक वे में स्टडी करोगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब देखिए, कोस्ट लाइन की बात हो रही है तो एक बार समझ लीजिए इसका महत्व क्या होता है, आपका तट रेखा का महत्व क्या है। पहली चीज तो ये है, जो भी आपका जितनी बड़ी कोस्ट लाइन होगी आपको उतने संसाधन जो है मिल सकते हैं, रिसोर्सेज। अब आपको तट पे कौन सा मिलेगा, आप एक तो पहली चीज तो आपका मछली एक बहुत बड़ी रिसोर्स है, ठीक है, क्योंकि जितने भी कोस्टल स्टेट्स है वहां पे मेजर जो आपकी डाइट में मछली जो है वो रहती है। आपका मछली का उपयोग जो है, मछली पकड़ने के लिए काफी अच्छा आपको संसाधन मिल जाएगा। और भी बहुत सारे संसाधन होते हैं, साथ में आपको व्यापार करना है, पूरे विश्व के साथ में ट्रेड करना है, तो इतना बड़ा बड़ा आपको ट्रेड करना पड़ता है। मान लो कि आप बाहर से आप क्या कहते हैं 100 गाड़ियां मंगा रहे हो, तो वो हवाई जहाज में थोड़ा ना आएंगी, प्लेन में नहीं आप उसको आपको लेके भेजेंगे। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो एयरप्लेन के मीडियम से, माध्यम से बहुत कम होता है, ठीक है। वो किससे होता है, आपके समुद्र के रास्ते से ही होता है, आपकी जो शिप है उस रास्ते से। तो जितनी बड़ी कोस्ट लाइन होगी उतने आसानी से जो है आप ट्रेड कर सकते हो बाकी वर्ल्ड के साथ में। ये भी बहुत बड़ा आपके लिए क्या एक एडवांटेज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मयूरभंज माइंस आर नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? मयूरभंज की खदानें निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती हैं? तो पहली चीज तो समझिए, मयूरभंज आपका है कहाँ पे, ये है आपका उड़ीसा में एक जिला है, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। और ये जानी जाती है आपकी लोहे के लिए, किस मेटल के लिए, किस धातु के लिए, लोहे, आयरन के लिए। आयरन और वैसे यहाँ से धातु नहीं निकलता, यहाँ से ओर निकलता आयरन और, फिर उसको आयरन बनाया जाता है, लोहा।
और फिर लोहे से आपका क्या बनेगा, स्टील बनेगा, इस्पात बनेगा, ठीक है। वो तो अलग ही फैक्ट्री आपकी इंडस्ट्री चल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कार्ला केव इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कार्ले गुफा किस राज्य में स्थित है। अच्छा, कभी कभार ऐसा एक चीज ये समझिए, कुछ कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश में, जैसे इसको हम कार्ला बोल रहे हैं, हिंदी में कार्ले हो गया, तो बहुत सारे वर्ड्स में जो है आपको अंतर मिलेगा। जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो हॉस्पिटल, हिंदी में हॉस्पिटल का क्या हो जाता है, अस्पताल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हल्का सा चेंज आता है ना बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, वो है बहुत सारे शब्दों में, ठीक है। तो ये चीज तो आप लोग को पता होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, कार्ला जो केव है वो आपकी है महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी जगह लोनावला, आपने सुना होगा, तो ये लोनावला के पास में। महाराष्ट्र में भी पहाड़ हैं आपके, पश्चिम घाट हैं, वो आपको पता ही होगा, वेस्टर्न घाट्स वहीं बन रखी है। और ये किस टाइम की, ये आपके प्राचीन भारत, प्राचीन इंडिया के समय की, एंशियंट इंडिया की, बुद्धिज्म के समय की है, बुद्धिज्म के समय की है, ठीक है, बौद्ध धर्म के टाइम, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेयर इज कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड, कायगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है आपके कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में है। और ये आपका एक काली नदी है कर्नाटका में, तो उसी के पास में इस पावर स्टेशन को, ऊर्जा केंद्र को बनाया गया है। अब देखिए ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ठीक, इसका यूज क्या है। देखिए जितने भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं जो आपके सिविलियन नागरिक यूज के लिए, उसका जो मेजर उपयोग है वो करा जाता है बिजली बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, ठीक है। क्योंकि बिजली जो है उसकी जो ग्रोथ है, रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ती जा रही है। लोग जो है दिन पे दिन लोगों के पास पैसा आ रहा है, ठीक है, गरीबी से भी वो उठ रहे हैं, मिडिल क्लास में आ रहे हैं, तो फिर एसी खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, तो जो बिजली का उपयोग है वो तो बढ़ रहा है। अब बिजली जो है आपको बनानी है, सबसे बड़ा जो माध्यम है इंडिया बनाने का वो है आपका कोयला। लेकिन कोयले से क्या ना, प्रदूषण जो है काफी होता है। साथ ही साथ में इंडिया में भी कोयला काफी मिलता है, लेकिन बिजली बनाने के लिए काफी हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। अब ये सब क्या, फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब कोयले के साथ में दिक्कत है, एक ना एक दिन ये खत्म हो ही जाएगा। और जैसा हम लोग जानते हैं ये सब जो चीजें हैं, कोयला, तेल, इसका हम लोग उपयोग इतना उससे कर रहे हैं तेजी से, कि कभी ना कभी भविष्य में खत्म होने ही है। तो इसीलिए हमें कुछ और ऊर्जा बनाने वाली चीजें भी देखनी पड़ेंगी। इसीलिए हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। अब यहाँ तक तो आप कहोगे सब बढ़िया है, क्या इसकी कुछ कमियां नहीं, यहाँ भी कमियां हैं, कमियां यहाँ भी हैं। पहली चीज तो इनको जब प्लांट लगाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, ठीक है, इनका प्लांट जो है बहुत महंगा पड़ता है, पहले उतना पैसा लगाओ। उसके बाद में जब बिजली का जो उपयोग, जब बिजली बनती है तो उसमें तो कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनके साथ में है न्यूक्लियर वेस्ट की। जब आपने बिजली बना ली, उसके बाद में जो वेस्ट है वो तो आपका रेडियो एक्टिव है ना, वो अब ऐसे ही जो है कहीं भी फेंक नहीं सकते हो, वो उससे क्या होगा, खतरा होता है, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या न्यूक्लियर वेस्ट क्या है, तो उसको सही से हमें क्या है, ठिकाने लगाना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैं बोला जा रहा है कप्ताई डैम इज लोकेटेड इन बांग्लादेश, ऑन विच रिवर इज इट सिचुएटेड। कप्ताई बांध बांग्लादेश में स्थित है, ये किस नदी पर स्थित है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो पहली चीज तो आपको यहाँ से एक फैक्ट मिल गया, कप्ताई डैम कहाँ पे है, ये आपके बांग्लादेश में है, ठीक। अब कप्ताई डैम है आपके कर्णफुली रिवर पे, ठीक है, कर्णफुली नदी पे है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये कर्णफुली जो नदी है ये बांग्लादेश में बहती जरूर है, लेकिन ये निकलती भारत से। भारत के कौन से राज्य से ये निकलती है, आपके भारत के मिजोरम से। कहाँ से निकल रही, मिजोरम से निकल रही, ये ध्यान रखिएगा। मिजोरम की राजधानी क्या है, मिजोरम की राजधानी क्या है, एजोल, एजोल है राजधानी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बांग्लादेश के साथ में भारत के 5 राज्य जो हैं बॉर्डर बनाते हैं, इसको मैं बार बार बता चुका हूँ, एक बार फिर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। पहला तो आपका पश्चिम बंगाल बनाएगा, ठीक है, फिर आपका असम, फिर आपका मेघालय बनाता है, फिर 2 राज्य और हैं, एक हो गया आपका त्रिपुरा, एक हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये जो नदी है आपकी कर्णफुली नदी, ये मिजोरम से निकलती है और फिर कहाँ जाती है, बांग्लादेश में, और फिर अंत में ये जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, वहां जाके ये नदी गिर जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कोन्याक ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट, कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो ये है आपकी नागालैंड से, ठीक है। ये एक ट्राइब वाला क्वेश्चन और आया, ये ध्यान रखिएगा। के पहले भी हमने एक ट्राइब वाला क्वेश्चन करा था, कौन सा, 124 वाला, बिरहोर ट्राइब, ये झारखंड से थी। और जो आपकी कोन्याक ट्राइब की बात हो रही है ये है आपकी नागालैंड से, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब नागालैंड की राजधानी क्या है, क्योंकि आप लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, उत्तर पूर्व राज्यों की राजधानी भूल जाते हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया मिजोरम की क्या है, एजोल, नागालैंड की है आपकी कोहिमा, ध्यान रखिए, कोहिमा है नागालैंड की, ठीक। मणिपुर की क्या, मणिपुर की है इम्फाल, ठीक, तो नागालैंड की होगी कोहिमा, तो ध्यान रखिएगा। यहीं पे हम लोग वीडियो भी खत्म करते, ये आपके क्वेश्चंस थे, जितना भी रिलेटेड फैक्ट था, कंसेप्ट था, वो हम समझते चले। आपके प्री के लिए भी फैक्ट हो जाता है साथ साथ में, और मेंस के लिए कंसेप्ट भी हो जाता है, ठीक है।
यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।